नमस्कार। मैं वैद्य बालेंद्र प्रकाश आज के वेबिनार जिसका शीर्षक है एविडेंटली इफेक्टिव आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर पैनक्रेटाइटिस, मैं आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। आज का मेरा वेबिनार दो भागों में विभक्त है। पहली पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पैनक्रेटाइटिस रोग क्या है, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ और कैसे हम पैनक्रेटाइटिस की चिकित्सा को प्रारंभ किया और करते करते हम कहाँ तक पहुँचे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ और किसी रोग का विशेषज्ञ भी नहीं, कि मेरे पास डिग्री है और उससे पहले मैंने साइंस ग्रेजुएशन किया है। मेरे पिताजी स्वर्गीय वैद्य चंद्रप्रकाश जी मेरठ में एक वैद्य थे, तो परंपरागत ज्ञान मुझे ज़्यादा प्राप्त हुआ है। विद्यालय की डिग्री जरूर है मेरे पास। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ पैनक्रेटाइटिस के ऊपर। पैनक्रेटाइटिस, जैसा कि ये वर्ड है, पैनक्रियाज और टाइटिस दो शब्दों से मिलता है और इसका ब्रॉडली जो मीनिंग है उसका मतलब पैनक्रियाज में सूजन। पैनक्रियाज में होने वाली सूजन को पैनक्रेटाइटिस बोला है, जिसको मैं आगे एलोबरेट करूंगा। अब मैं बताना चाहता हूँ आई कहाँ से। आयुर्वेद में एक शब्द होता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति माने कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन कहाँ से हुई है। तो ये बीमारी भी ऐसी ही है जैसी आजकल आप लोग नाम सुन रहे हैं कोविड-19 का। शायद कोई होगा जिसने इसका नाम नहीं सुना होगा। तो ये बीमारी आई कहाँ से? हमारे हिंदुस्तान की नहीं है, ये भी कहते हैं चीन से पैदा हुई, फिर इटली होते हुए हमारे देश में। इसी तरह पैनक्रेटाइटिस की जो बीमारी है, इसका पहला उल्लेख 1652 में आता है। 1652 में एक डच एनाटॉमिस्ट है, जो एनाटॉमी शरीर रचना के डॉक्टर थे। इन्होंने अपने एक ऑटोस्कोपी में पाया कि पहला केस एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का पाया। उससे पहले पैनक्रेटाइटिस का उल्लेख हमारी मानव सभ्यता में आज की भाषा में नहीं है। फिर दूसरा उल्लेख आता है 1889 में, 1889 में, जिसमें एक हार्वर्ड के पैथोलॉजिस्ट ने क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के नाम से एक बीमारी को प्रतिपादित किया है। उसके बाद चलते चलते आता है 1937। 1937 में भारत में एक कैलकुलाई पैनक्रियाज में हुई है, ऐसा वर्णन किया गया है 1937 में। और फिर 1946 में अमेरिका के एक डॉक्टर ने भी क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का उल्लेख किया, और ये हुई इसकी एक व्युत्पत्ति कि कहाँ से आई है। इसके बाद जब हम बात करेंगे कि ये तो शुरुआती दौर था कि 1800 में, फिर 1900 में, पर आज जब हम कारण क्या है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। पर जो एक सर्वे हुआ, 1 लाख में से 114 से 200 लोगों को होती है, यह क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस का था। और जो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का वर्णन ग्लोबली, अब पैनक्रेटाइटिस बहुत तरह की है। अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो बहुत तरह की होती है, और परंतु ब्रॉडली इसको दो भागों में बांटा गया है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस एंड क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। एक कैम्ब्रिज क्लासिफिकेशन के आधार पर इसमें दिया गया है। और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एक्यूट एंड क्रॉनिक बहुत सारे रोगी आते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी भ्रांति है, क्योंकि एक्यूट एंड क्रॉनिक केवल पैनक्रेटाइटिस के लिए नहीं, बहुत सारी बीमारियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक्यूट का मतलब है कि इसके सिम्टम्स जो मैं आपको बताऊंगा कि अचानक इसके सिम्टम होते हैं, और फिर मरीज को पेट में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी हुआ, और ऐसी अवस्था में उसका इलाज होता है। और एक्यूट होने के बाद 20% लोगों को शायद संभवतः दूसरा अटैक, 20% लोगों में दूसरा अटैक आने की संभावना रहती है। परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये एक्यूट अटैक आते रहेंगे, पर वो फिर भी एक्यूट कराएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इमेज में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और ऐसे भी रोगी हो सकते हैं जिनको पहली बार अटैक आएगा पर वो क्रॉनिक ही होगा,
तो क्रॉनिक और एक्यूट में ब्रॉड जो डिफरेंस है वो ये है कि क्रॉनिक में पेनक्रियाज के अंदर स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं और एक्यूट में नहीं दिखाई देते हैं। और वो हो सकते हैं कैल्सिफिकेशन हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकती है, स्यूडोसिस्ट हो सकती है, एसाइटिस हो सकती है, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, थ्रोम्बोसिस वगैरह क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस में ये सब हो सकते हैं। ये बीमारी जैसा कि मैंने आपको बोला कि विदेशों से आई और अब हमारे देश में भी है, तो इसके कारण क्या है इसके बारे में भी बहुत सारी भ्रांति है। परंतु किसी भी चीज़ अगर हो रही है, कोई बीमारी हो रही है, तो उसके कारण तो होंगे। तो वैज्ञानिकों ने इसके जो कारण निकाले हैं उसको वर्ड दिया है टीगारो, TIGARO, टी फॉर टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स कोई दवा हो सकती है, कोई खाना हो सकता है, और इसमें टॉक्सिन्स में सबसे ऊपर जो नाम आता है वो अल्कोहल का आता है, वो टॉक्सिन्स है। दूसरा आई फॉर इडियोपैथिक, किसी वजह से, कोई कारण नहीं मालूम, इडियोपैथिक वजह से होता है। जी फॉर जेनेटिक्स, खानदानी है। ऐसा माना जाता है कि 15% लोग एक ही परिवार से आते हैं और फिर फैमिली टू चलते रहते हैं। मेरे पास ऐसे केस हैं जिसमें एक एक परिवार के 4-4 लोगों को पेनक्रियाटाइटिस हुई, एक साथ नहीं, आरी बारी से, पहले बड़े को फिर छोटे को। कई बार ऐसा हुआ कि बेटी को हुई, बाद में माँ को हो गई, कई बार बाप को हुई, फिर बाद में बेटे को हो गई। तो जेनेटिक है। एक है इसका ऑटो इम्यून, एक बीमारी ऑटो इम्यून, जैसे आजकल की कोविड है वो भी ऑटो इम्यून है, तो ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज हो गई। दूसरा है आर फॉर रिकरिंग एक्यूट, अगर किसी को रिकरिंग एक्यूट बार बार हो रही है उसको भी क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस होती है। और ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव, कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, गॉल ब्लैडर के ऑब्स्ट्रक्शन से भी और अदर तरह के ऑब्स्ट्रक्शन से भी ये बीमारी होती है। तो ये इसके मोटे मोटे हैं। परंतु हिंदुस्तान के सीनियर में जो बीमारी होती है, क्या उसमें अल्कोहल की परसेंटेज होती है? नहीं। एक डॉक्टर प्रभास सावंत है महाराष्ट्र के, उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान में होने वाली जो पेनक्रियाटाइटिस है उसका नाम है ट्रॉपिकल क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस, और इसमें उन लोगों में बीमारी ज़्यादा है जिन्होंने एडमिट किया। और उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान में होने वाली जो पेनक्रियाटाइटिस है उसमें प्रोटीन मालन्यूट्रिशन और मिनरल डेफिशिएंसी बहुत बड़ा कारण है। और जहाँ तक उनकी जो फाइंडिंग्स है वो हमारी फाइंडिंग से बहुत मिलती जुलती हैं, क्योंकि हमारे इलाज का जो सूत्र है उसमें प्रोटीन रिच डाइट है और मिनरल्स जो आयुर्वेद के रसशास्त्र पर आधारित है उनका प्रयोग किया जाता है, जिसका मैं वर्णन आगे करूँगा। सिम्टम्स क्या हैं? हमने बात करी पेनक्रियाटाइटिस की, पेनक्रियाटाइटिस पेनक्रियाज की सूजन, पर अचानक क्या होगा कि पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होगा, जो कि पीछे की तरफ जा सकता है, पीठ में, मध्य भाग में बड़ा असहनीय दर्द होगा, ऐसा असहनीय दर्द, और जो 2 महीने तक, 2 दिन तक रहेगा कम से कम, और किसी भी दवाई से नहीं रुकता, उसको उसमें एडमिट ही कराना पड़ता है। तो ये इसके मेन सिम्टम है कि अचानक दर्द, उसके साथ उल्टी। बाकी इसमें है किसी किसी के स्टूल में, मल में फैट आने लगता है, वजन कम होने लगता है, वो भी एक सिम्टम है। उसको दर्द नहीं हुआ पर होने लगा। नेपाल से आने वाले जो मरीज हमारे पास हैं उनमें किसी 90% में कभी दर्द नहीं हुआ पर वजन कम होने लगा। जब चेकअप हुआ तो पता चला उनके स्टूल में फैट जा रहा था, उससे पता चलता है। इसके अलावा जो है अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर भी, किसी को शुगर हुई, दवा दी, नहीं रुका, तब पता चलता है कि वो पेनक्रियाटाइटिस रोग से पीड़ित है। पेनक्रियाटाइटिस का दर्द, पेनक्रियाटाइटिस में ब्लड शुगर, पेनक्रियाटाइटिस में फैट स्टूल आना, ये सब लक्षण हैं। इसके बावजूद इसका डायग्नोज नहीं है। तो डायग्नोज करने के लिए एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, पेट रोग विशेषज्ञ, जिनको पेनक्रियाटाइटिस के अलावा बाकी के बारे में जानकारी है, उनके द्वारा करना है। तो एक तो क्लिनिकल डायग्नोज होता है जिससे डॉक्टर सस्पेक्ट करता है कि आपको हो सकता है, उसके साथ कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, स्पेशली अमाइलेज एंड लाइपेज, जो कि ऑथेंटिक है, जिससे प्रमाणिकता मानी जाती है। उसमें अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, MRCP और ERCP है, जिनके द्वारा इस बीमारी के डायग्नोज के और प्रोग्रेशन के बारे में पता चलता है।
और ये बीमारी जब हो जाती है अब इसका इलाज क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया कि इसके कारण के ऊपर ही एक मत नहीं है, अलग अलग कारण है। जब कारण अलग अलग है तो ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका कोई भी इलाज, मुस्तकिल इलाज अभी तक पैदा नहीं हुआ है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में, जिसे हम एलोपैथी कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब किसी को दर्द होता है, उल्टी लगती है, तो सबसे पहले उसको पानी भी बंद कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करके IV फ्लूइड जो बोतल चढ़ाई जाती है, साथ में पेन किलर्स, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक, एंजाइम्स और मल्टीविटामिन करके 5-6 दिन में ये इसका अटैक काबू में आ जाता है। और उसके बाद फिर शुरू होता है एक परहेज का सिलसिला, क्योंकि पैनक्रियास के जो एंजाइम्स हैं वो बाहर नहीं आ रहे हैं, तो उसका घी, दूध, पनीर, फैट बिल्कुल बंद हो जाता है। अगर डायबिटीज़ है तो चीनी बंद हो जाती है। और इसके साथ लाइफ लॉन्ग उन एंजाइम्स को खाने की सलाह दी जाती है जो कि आपका पैनक्रियास बनाना बंद कर देता है, और अगर अटैक आ जाए तो फिर अटैक होता है। इसके बाद जो दूसरे इंटरवेंशन है उसमें सर्जरी भी है। पैनक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक हो गई है तो उसमें स्टंटिंग की जाती है। रिजल्ट में आजकल पैनक्रियास को निकाल के उसके आइलेट जो सेल्स हैं वो लिवर में ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं। परंतु इन सब के बावजूद भी ये बीमारी ऐसी नहीं है कि ठीक हो जाएगी। इसके मरीज को सारी ज़िंदगी के लिए दवाई खानी पड़ती है, और उसके ऊपर एक भय सवार रहता है कि अटैक कभी भी आ सकता है। तो इसका मरीज एक भय से खराब रहता है, कभी भी होगा, कैसा भी होगा, क्योंकि कह के ये बीमारी नहीं आएगी। रात को सोए, सोते सोते हो गया, सुबह उठ के हो गया, खेलते हुए हो गया, आराम करते हुए हो गया, खाते हुए हो गया। तो ये इसकी एक नेचर ऑफ डिजीज है, अनप्रडिक्टेबल। अनप्रडिक्टेबल माने इसका कोई भी निश्चित नहीं है कब किसको क्या हो जाए। तो इसकी बीमारी की नेचर है रिलैप्सिंग, बार बार होना, और प्रोग्रेसिव। अगर हो गया तो रुकेगा नहीं, ये आगे बढ़ता रहेगा। और ये माना जाता है कि ये बीमारी जब एक बार हो जाती है तो उसको रिस्क रहते हैं, और 40% केस ऐसे हैं इसके, और खासकर एल्डरली, जिनमें कैंसर ऑफ पैनक्रियास बन जाता है आने वाले समय में। और 90% कैसे हैं कि जिसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो जाती है। आज की तारीख में दुनिया में करीब 90 लाख लोग इस बीमारी से, और इसका जो इफेक्ट हुआ है, सबसे पहले जो बीमारी होती है उसके शरीर पर, उसके मन पर, उसकी साइकोलॉजी पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि एक तरीके से वो दुनिया की दौड़ से बाहर आ जाता है। बहुत सारे परहेज होते हैं कि आप ये नहीं खा सकते हैं, अगर बीमारियां हैं तो उसके साथ दवाइयाँ खानी है। तो फिजिकली शरीर को कमज़ोर करने वाली, मेंटली झकझोर करने वाली, और साथ में आर्थिकी, इसका इलाज कोई सस्ता नहीं है। कोई भी एक अटैक होता है तो 60-70 हज़ार बराबर आराम से एक दिन का खर्चा होता है। हमारे पास एक आंकड़ा है, उस आंकड़े में हमने आने वाले मरीजों का बर्डन निकाला जो इंटरनेशनल नॉर्म्स उसके हिसाब से इसका आर्थिक बर्डन क्या है। तो हमें पता चला कि आने वाले जो मरीज हैं ऑन एवरेज 7.5 लाख से 8 लाख रुपया इस बीमारी के डायग्नोज करने के बाद हमारे पास और ट्रीटमेंट करने के बाद आते हैं। मेरे साथ एक पेशेंट के अटेंडेंट बैठे हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे मार्च में उनके भाई को ये बीमारी हुई, और बीमारी होने के बाद मुश्किल से 10 दिन के अंदर कितना भयंकर पैसा लगा। तो इसका जो इफेक्ट है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल भी है। अब मैं एक बहुत ब्रॉडली आपको बताया पैनक्रियाटाइटिस के बारे में, जो कि क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने पहले कहा कि मैं पैनक्रियास रोग का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं पेट रोग का भी नहीं हूँ। मैं एक वैद्य हूँ जो कि परंपरा के हिसाब से अपनी दवा बना के चिकित्सा करता रहा हूँ, और ये चिकित्सा भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा आविष्कार है। ये मुझे परंपरा में अपने पिता श्री स्वर्गीय वैद्य चंद्र प्रकाश जी से मिला, जो मूलतः मेरठ के निवासी थे, और आयुर्वेद की रस शास्त्र जो पारे का शास्त्र है, धातुओं का शास्त्र है, उनसे अपनी दवा बना के चिकित्सा करते थे। और वो चिकित्सा की जो उनको सीख मिली, उसमें गुरु महाराज जी थे। महाराज जी मतलब नहीं था, एक योगी थे, और दूध केले में उनका जीवन था, परंतु बदले में वो लोगों की चिकित्सा करते थे, और वो चिकित्सा रस की करते थे।
और वो ज्ञान मेरे पिताजी को अपने गुरु महाराज से मिला। तो आज जब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो इसमें तीसरी पीढ़ी का कमाल हो चुका है और मेरे बाद चौथी पीढ़ी भी इसमें अब काम कर रही है। तो मेरे पिताजी को दवाई बना के प्रैक्टिस करने का इंट्यूशंस आते थे, कल्पना आती थी, और इसी कल्पना में 1970 में उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया। आयुर्वेद के संहिता ग्रंथों में, रस शास्त्रों में बड़ी महिमा लिखी गई है और इसके विलक्षण चिकित्सीय प्रभाव में मृत प्राय मरीजों को ठीक करने की ताकत रस औषधियों में होती है। रस माने पारे के साथ बनी हुई औषधि, पर जितनी भी रस औषधि की घटक है, रॉ मटेरियल है, जैसे पारा, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता, यशद, गंधक, हड़ताल, मेंसिल, ये सब अपने रॉ फॉर्म में या इवन जड़ी बूटियाँ जो इसमें डलती हैं वो रॉ फॉर्म में टॉक्सिक होती है, इरिटेंट होती है। इसलिए एक लंबी सी प्रक्रिया है, दुरूह प्रक्रिया, 3 साल, 5 साल, 10 तक ये दवाई तैयार होती है। कोई भी दवा ऐसी नहीं है मेरी जो साल भर से पहले तैयार होती है, पर ये लंबे समय तक बनती है। तो 1970 के दशक में मेरे पिताजी को एक कल्पना हुई। उन्होंने पारे को लिया, हिंगुल से पारा निकाला, फिर उसको ताम्र से निकाला, फिर विषों के साथ किया, और ऐसा करने में उन्होंने 9 महीने में एक पारे को तैयार किया। पारा तैयार करने का क्या मतलब है? पारा तो पारा ही था, उसकी फिजिकल अपीयरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे हम लोग जब डिग्री लेते हैं तो डॉक्टर बनने के बाद हमारी शक्ल नहीं बदलती, पर हमारी गुणों में परिवर्तन आता है। और संस्कृत में लिखा है संस्काराय नाम गुणांतराधारम, कि संस्कारों से गुणों में परिवर्तन आता है। शिक्षा संस्कार से हमारे गुणों में परिवर्तन आया, उसी तरह पारे में जब इतनी बार क्रिया की गई तो इसमें गुणों में परिवर्तन आया। तो ये पारा जो तैयार हुआ, इसको ताम्र धातु ली गई, क्योंकि ताम्र के बारे में लिखा है कि हमारे अंदर जो शोथ रोग होते हैं पिंडों में, खासकर सॉफ्ट टिश्यूज में, उनको ठीक करने की ताकत ताम्र में है। पर तांबा बहुत बड़ा विष है, ऐसा भी लिखा है। तो तांबे को बनाने का उपाय है। तो तांबे को पहले शोधन किया जाता है, पर शोधन करने के बाद भी इसकी विषाक्तता नहीं जाती है। तब इस पारे के साथ पिष्टी बनाई जाती है, घोटा जाता है, और तांबा पारा मिलकर एक रूप हो जाता है। जब एक रूप हो जाते हैं तब इसमें गंधक मिलाई जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि तांबे के विष को पारा खा जाएगा और पारे के दोषों को गंधक खा जाएगी। तो ये विचार करके मेरे पिताजी ने 1970 के दशक में एक प्रयोग शुरू किया, जिसे बोलते हैं गंधक जानन। उन्होंने पारे में गंधक मिलाई, जड़ी बूटी मिलाई, देवदारी अपराजिता को नींबू के रस में भिगोया और उसके रस में इसको घोटा, और जब सूख गया तो नली का आकार का डमरू यंत्र, एक डमरू होता है जैसे एक के ऊपर एक हड्डियाँ, उसमें नली, उसको चूल्हे पे चढ़ा के देखा, गंधक जब उड़ गई, ठंडा हो गया, फिर खोला, फिर गंधक मिलाई, फिर उसको जड़ी बूटियों के रस में घोटा, वही नींबू देवदाली अपराजिता में, और जब घोट दिया फिर गंधक उड़ी। तो ये प्रक्रिया कहलाती है गंधक जारना। और शास्त्रों में लिखा है कि पारद में जितनी भी गंधक जारना की जाएगी उतनी ही रोग नाशक शक्ति आ जाएगी। ऐसे जारना क्या है? एक बार में, ऐसा नहीं कि हम एक बार में 100 दिन का खाना खा लेंगे, रोज खाएंगे, रोज सोएंगे तो शरीर में जारना होगी, फिर भोजन जीर्ण होगा, शरीर में ताकत आएगी। उसी सिद्धांत के हिसाब से पारद में गंधक की जारना उन्होंने 2-2.5 साल करी, और करते करते उनकी एक दवा मिली काले सरन की पुड़िया। तो बड़ा एक फिल्मी इंसिडेंस है जो मैं आपको बताऊंगा कि नवंबर 72 की बात है। मेरे पिताजी अपने तख्त पर, मेरठ में एक तख्त था उनका, जिस पर वो खरल घोटा करते थे, दवा बनाते रहते थे। कोई मरीज आ गया, नहीं गया, इक्का दुक्का मरीज मरता क्या ना करता ही आयुर्वेद में आने की प्रैक्टिस रही थी उस समय। आज तो आयुर्वेद बहुत पॉपुलर हो गया है, और ख़ासकर आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने तो आयुर्वेद के बारे में 4 चांद लगा दिए हैं, और पहली बार देश में आयुर्वेद का, एलोपैथी का और विज्ञान का मिला के एक विकास हो रहा है। और शायद इस कोविड-19 का इन प्रयासों से एक दुनिया, मानवता को एक मिले। पर वो ज़माना ऐसा नहीं था, वहाँ मरते हुए लोग आते थे। तो उस शाम को 4-5 सरदार एक 32 साल के युवक को, जिसका पेट फुला हुआ था, जिसकी आंखें बाहर आई हुई थी, मुंह फटा हुआ था, बिल्कुल तेज बुखार था, छटपट लाके पिताजी के तख्त पर डाल दिया, जैसे आखिरी सांस गिर रहा हो। पिताजी ने कहा, भाई क्या है इसको? बोले, साहब इसका पेट PGI चंडीगढ़ में खुला है, और डॉक्टर ने बोला इसको पैनक्रियास कैंसर है और इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता।
और उन्होंने जवाब दे दिया है। तो हम जब फिरोजपुर कैंट जा रहे थे तो हम अकाल तख्त पे इसको दर्शन कराने ले गए अमृतसर, और वहाँ पर हमें किसी सज्जन ने आपके बारे में बताया। तो हमने कहा साहब हमें तो गुरु साहब का आदेश हुआ है और हम इसको लेके आ गए हैं, आप इसका इलाज कीजिए। मेरे पिताजी बोले भाई मेरे को नहीं लगता है इसको, मेरे को तजुर्बा नहीं है। सरदार लोग गुरु के बड़े भक्त होते हैं, गुरुवाणी में उनके लिए सब कुछ होता है, उनकी श्रद्धा अपरंपार होती है। उन्होंने कहा साहब हमें आपके गुरु साहब क्या मिला है, दवा दीजिए, गुरु जी का आदेश है, अब जो भी होगा मरेगा जिएगा इसकी आप चिंता मत करिए, तो दवा दीजिए। पिताजी किम करते हुए विमूढ़ थे, क्या करूँ। एक तरफ डर लगता था कि भाई इसको दवा नहीं दूँ तो भी मरेगा, फिर लोग कहेंगे कि मैं एक छोटा सा वैद्य दूँ, मैं क्या करूँगा, और दवा दूँ कुछ हो गया तो सरदार लोग कहेंगे। सरदार ने कहा वैद्य जी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप कम से कम डालिए तो सही कुछ, गुरु साहब का नाम लेके वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह, आप दवा दीजिए। और मेरे पिताजी ने वो दवा बन रही थी, उनको पता भी नहीं था कि ये पूरी हो गई है। उन्होंने वो पुड़िया उसके मुंह में डाली। मैं 9वीं क्लास में था, हमारे घर में हम मध्यम वर्गीय थे, तो नौकर चाकर नहीं थे, तो पिताजी के कमरे का वार्ड बॉय मैं था। कभी मैं, कभी मेरा बड़ा भाई, कभी छोटे भाई और कभी बहनें, कोई भी हम सब पानी पिलाना है पिताजी को असिस्ट करते थे। और 15 मिनट में वो युवक वो तखत पे से उठा और बाबूजी की कुर्सी पे सामने बैठ गया। कहता हूँ मुझे सुकून है, मुझे आराम है, मुझे भूख लगी है। सरदार लोग बड़े खुश हुए, उन्होंने नारा लगाया वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु दी फतेह। परंतु पिताजी ने कहा शायद ये दिया बुझने से पहले की तैयारी हो रही है। उन्होंने फटाफट 5-7 दिन की पुड़िया दी, बोले जाओ। और सरदार जी गए बाहर, और बाहर जाके जो बाद में पता चला उसको जो भूख लगी थी, जो खा नहीं पा रहा था, उसने छोले कुलचे खाए थे बाहर, घर चला गया। और पिताजी ने सोचा गया तो क्या, आया था। ऐसे लोग कई बार आते हैं कि दवा लेके दोबारा आते ही नहीं, ये भी अच्छी होगा। 7 दिन बाद उनके भाई जो CDA में दिल्ली में सीनियर अकाउंटेंट थे, वो आए, बोले भाई को आराम है। पिताजी हैरान हुए, आराम है, हाँ जी, तो कब लावा। पिताजी बोले लावा लूँगा कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें अभी भी पक्का था कि ये बचेगा नहीं। उन्होंने फिर हफ्ते भर की पुड़िया उसको बांध के दे दी। हफ्ते भर बाद फिर आए, बोले जी और आराम है, आधा किलो वजन भी बढ़ गया है, ठीक, अब क्या करें। फिर वो आते रहे, फिर एक दिन पता चला उसके पेट में मोरियाँ बन गई। मोरियाँ मतलब छेद हो गए जिनसे पस निकलता है। वो उसकी तीमारदारी करते थे। पिताजी ने नमक बंद कर दिया, अनार के रस पर रखा, फलों पर रखा, सूप पर रखा, और करते करते एक दिन मेरे को बोले बेटा जरा नागफल लेके आओ। नागफल लेके आया, जैसे बैगन का भुट्टा बनाते हैं। उन्होंने उसको भूना और उसका लेप उसको लगाने के लिए बोला अपने घर पे ही, मरीज को नहीं बुलाया। और धीरे धीरे मरीज का पेट पिचकता चला गया, बल बढ़ता चला गया, खबर आती रही, और उसकी बदौलत कुछ मरीज पंजाब से आने शुरू हुए, क्योंकि प्रसिद्धि होनी शुरू हो गई थी। 6 महीने बाद एक दिन सुबह जो पंजाब से फ्रंटल मेल आती है, एक सरदार जी उतरते हैं, लंबे तगड़े, पिताजी के पैर छूते हैं, कहते वैद्य जी मुझे पहचाना। बोले नहीं। बोले मैं वही युवक हूँ जिसको 6 महीने पहले आपके यहाँ तखत पर ला के डाल दिया था, उसका 38 किलो वजन मिला था। तो ये कहानी है उस दवा की जो आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़े कन्विक्शन से। तो ये अपने आप हुई है, ईश्वरी कृपा से हुई है। ये कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई बहुत ही बुद्धिमान हो, बहुत ही विलक्षण बुद्धि की हो, तो कुछ सोच के पैदा की। मैं साइंस पढ़ रहा था, साइंस में मैं मेंडल को पढ़ रहा था, साइंस में मैं आर्किमिडीज को पढ़ रहा था, साइंस में मैं न्यूटन को पढ़ रहा था, साइंस में मैं मैग्नस को पढ़ रहा था कि कुछ लोग ऑब्जर्व करते थे। जेम्स वॉट ने भाप को देखा तो भाप का इंजन बना दिया। न्यूटन ने पेड़ से फल को गिरते हुए देखा तो उसने गुरुत्वाकर्षण खोज ली। मेंडल ने अपने चर्च के पीछे मटर के ऊपर देखा कि लाल मटर सफ़ेद मटर, और उसके बाद उसने आनुवंशिकी का निकाल लिया, उसका प्रभाव एजुकेशन का प्रभाव हो रहा था। और उधर मेरे पिताजी के द्वारा कुछ मृत प्राय रोगों को ठीक करना भी मेरे लिए एक कौतूल हो रहा था। सारे मरीज ठीक नहीं होते थे, हर बीमारी के ठीक नहीं होते थे, परंतु किसी रोग विशेषज्ञ के मरीज उनके ठीक हो रहे थे, जिसमें पैनक्रियाज भी थे। तो मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, पर एक कमी रह गई थी। मेरे पिताजी जो दवा बनाते थे सीमित साधनों के थे, वो कैसे करते थे, क्या चीज़ लिखते थे, उनके पास कोई क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम नहीं था। तो उसके बाद जो दवा बनी, 2 बार बनी, 3 बार बनी, उनके बैच वैल्यू
क्यों ठीक हुए और कौतूहल का विषय था क्यों नहीं ठीक हुए। इसी बीच में मैंने इंटर पास किया, बीएससी पास की, और फिर मैंने देखा कि जो लोग ठीक हो रहे हैं इसके पीछे एक विज्ञान जरूर है, तो इस विज्ञान को अगर मैं प्रकाशित करूं तो काम होगा। और मैंने 78 में मेरठ से बीएससी करने के बाद दिल्ली के एक कॉलेज में आयुर्वेद में दाखिला लिया, और इच्छा यही थी कि जो मेरे पिताजी काम कर रहे हैं इसके पीछे विज्ञान क्या है, इसको देखूंगा। ये विज्ञान की जो ललक थी, क्योंकि इसके पीछे असर हुआ था। तो ऐसे समय में मेरे बहनोई डॉक्टर हैं, एमडी, और उनके मित्र थे, बाकी लोग भी थे। उन्होंने कहा वैद्य जी इनको पैनक्रियास कैंसर नहीं रहा होगा, इनको पैनक्रियाटाइटिस नहीं होगी। तब वर्ड पैनक्रियाटाइटिस से रूबरू हुए, क्योंकि उससे पहले तो पैनक्रियाटाइटिस का नाम पता था कि पैनक्रियाटाइटिस एक सूजन है जिसका इलाज एलोपैथी में नहीं। तो कहानी चली। खैर 80 के दशक में होते होते जो पिताजी के हाथ से फार्मूला थोड़ा छिटक गया था, क्वालिटी नहीं थी। हम बाप बेटे के प्रयासों से हमने इसका एक एसओपी तैयार किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और वो जब दवा 1982 में बनकर तैयार हुई तब देखा कि कुछ तरह के कैंसर पर, और तो काम कर ही रही है, पर पैनक्रियाटाइटिस के हर मरीज को ठीक करते हैं। पैनक्रियाटाइटिस के हर मरीज को ठीक करते हैं, पर ठीक कब होते थे? जब मरीज परहेज को, आहार को और विहार को पूरी तरह से ठीक करते हैं। आज भी जो मेरे मरीज हैं, जो आंकड़ा मैं आपको दूंगा, उसमें वही मरीज ठीक हैं जो कि हमारी बात को पत्थर की तरह फॉलो करते हैं। तो ये कहानी है उस अमर की जो कि मैंने आपको बताई। और आज जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, उसमें एक सेटबैक आया कि मेरे पिताजी का देहांत 84 में हो गया। 84 दिसंबर में उनका देहांत हुआ, मेरी पढ़ाई पूरी हुई, और फिर एक एफर्ट था। मैंने सोचा कि वो पिताजी का काम था, लेट मी मेक मेडिसिन माई सेल्फ, और मैंने दवाइयाँ बनाई, फ़ायदा होते देखा, एक बार, दो बार, फिर लंबे समय तक देखा, क्योंकि आयुर्वेद में औषधि की जो परिभाषा लिखी है उसमें लिखा आसानी से खाई जाए, तो बहुत आसान तरीका है, काढ़े गूढ़े नहीं है। दूसरा, जब ये जाए तो रोग को पूरी तरह ठीक करे और रोग दोबारा पैदा ना हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जब कई वर्षों तक मैंने इसको देखा कि ना इसका कोई साइड इफेक्ट होता है, ना कोई इसका रोग की पुनरावृत्ति होती है, तो कोई भी दवा 100% नहीं होती है। कोई भी दवा अगर 70% से ज़्यादा एक ग्रुप रिजल्ट देती है तो विज्ञान में उसको 100% माना जाता है, आधुनिक विज्ञान में। तो उन कसौटियों पर करने के बाद, और इस बीच में मेरा विदेशों में बहुत आना जाना हुआ। विदेशी जो अनुसंधान पद्धति से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और मुझे पता चला कि अनुसंधान के लिए आपको बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, आपको केवल क्या चाहिए? डेटा भी बहुत आसान है, चाहे वो पुरानी डायरी हो, चाहे वो पुरानी कॉपी हो, आप एक बुक बना लो, पर उसका एक सिस्टम होना चाहिए, जो भी हो प्रमाणिक होना चाहिए। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, और उसी कड़ी में पैनक्रियाटाइटिस का जो डेटा है, क्योंकि इक्का दुक्का मरीज मेरे पास आता था, उससे पहले साल में 1 आ गया, साल में 2 आ गया, तो 1997 से हमने डेटा तैयार करना शुरू किया। और 1997 से 2014 के बीच में हमारे पास 48 मरीज हैं, और वो 48 मरीज सारे के ठीक हुए। जो पहला मरीज 23 साल पहले ठीक हुआ 1997 जनवरी में, वो देश के बहुत बड़े पेट रोग विशेषज्ञ ने, दिल्ली के हैं, उनके द्वारा उसका डायग्नोज हुआ था। उस बच्चे को 1 साल के अंदर 9 अटैक आए थे। तो हमारा पहला केस है, और उसकी केस समरी भी अगर आप ढूंढेंगे तो मेरे जो पब्लिश बुक है उसमें मिलेगी। उसमें उन डॉक्टर का नाम भी मिलेगा, उस हॉस्पिटल का नाम भी मिलेगा, कहाँ पर हुआ था, और वो मरीज आज भी ठीक है। तो वो आंकड़े 2014 तक है। 2014 में अब हमें लग गया कि ये बीमारी पूरी तरह से ठीक होती है, रोग की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो चलिए इस पर और काम किया जाए। तो 2014 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के में देश के कुछ मूर्धन्य विज्ञान, जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के भी थे, ICMR के भी थे, कुछ पॉलिटिशियन थे, कुछ आयुर्वेद विशेषज्ञ थे, और 600-700 लोगों के बीच में 11 मरीजों को मैंने पेश किया, और हमने एक सम्मेलन किया जो 3 घंटे चला। और उसकी जो वीडियोग्राफी थी, उसकी जो क्रेडेंशियल थे, वो जब दुनिया में आज के सोशल मीडिया के तौर पर आए तो हमारे पास मरीजों का आंकड़ा बढ़ा। और आज 2014 नवंबर से जब हम बैठे हैं मई 2020 में, तो
टोटल 1997 से लेके हमारे पास 965 मरीज आए हैं, जिनको आने से पहले हमारी जो टीम है साइंटिस्टों की, वो उनको डायग्नोज कंफर्म करती है। कोई भी आदमी आके बोले हमें पैनक्रेटाइटिस है, हमें ट्रीटमेंट नहीं करेंगे जब तक उनके पास किसी प्रमाणित डॉक्टर या प्रमाणित हॉस्पिटल रिपोर्टों के साथ नहीं होगा। तो उसमें 965 मरीज हमारे पास आए, और इसमें से हर वो ग्रुप के, पर सबसे ज़्यादा मरीज हैं वो 1945 साल की उम्र के हैं, जो कि 746 है। कुछ बच्चे भी हैं जो 11 साल से कम की उम्र में हैं, और उनकी संख्या 37 है। और 11 से 18 साल के जो युवा पीढ़ी है वो 97 है, और 45 साल से ऊपर के 85 लोग हैं। अब आयुर्वेद में इसको क्या बोले? आयुर्वेद में इसको पित्तकाल बोलेंगे, और जो हमारा जीवन का मध्यकाल है 1945, वो पित्त का काल है, वो है। हमारी थ्योरी है कि ये खनिज तत्वों की कमी है, और इसके पीछे हमारा हम जो एक लॉजिक देते हैं कि जमीनों में घटते खनिज तत्व और फसलों में घटते हुए खनिज तत्व, फलों में और सब्जियों में घटते हुए विटामिन, जो पोषक तत्वों की कमी से बीमारी होती है। तो कुछ लोगों ने कहा, और हमने भी कहा कि बच्चों को क्यों दिया, 3 साल के बच्चों को क्यों दिया, 4 साल के बच्चों को क्यों दिया? तो 37 बच्चों में मैंने देखा कि बच्चों को थी, उनकी माँ गर्भकाल में मॉडरेट टू सीवियर खून की कमी से पीड़ित थी। तो खून की कमी का मतलब केवल आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, उनके अंदर बाकी खनिज तत्वों की भी कमी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये हमारा है कि ये मदद मिले। अब इसमें कुछ आंकड़े और इकट्ठे किए, जिसको हमारी एक टीम, हमारे टीम मेंबर है अमेरिका में, इसको पब्लिश करके आए हैं। हमने टोपोग्राफी दी है, और हमने बताया है कि जो फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री जेनेटिक जो है, इन 965 में कुल 5% लोग थे जो कि परिवार के थे, जिनको खानदानी आई। 95% लोग ऐसे थे जिनकी खानदान में बीमारी थी नहीं। है ना बड़ा अजीब सा डेटा? एक तरफ हम जेनेटिक बोल रहे हैं, पर 95% नॉन जेनेटिक है। एक तरफ हम बोल रहे हैं एल्कोहलिक, तो हमारे पास जो आंकड़े आए उसमें 30% लोग थे जिन्होंने शराब का सेवन 1 या उससे ज़्यादा बार किया था। अगर जिसने एक बार भी किया है साल में, हमने उसको एल्कोहल की कैटेगरी में, परंतु 70% लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी शराब का सेवन नहीं किया। तीसरा है टोबैको टेकर। 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने नॉन टोबैको थे, 20% थे जिन्होंने टोबैको लिया था, और 80% लोग वो थे जिन्होंने कभी जिंदगी में तंबाकू का सेवन नहीं किया था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप मेरे इस वक्तव्य से ये मत सोचिएगा कि शराब नहीं पीने से बीमारी होती है, शराब पीने वालों को बीमारी कम होती है, और नहीं पीने वालों को ज़्यादा होती है तो पीने लगे, या तंबाकू से नहीं। ये मेरा कहना नहीं है। मेरा कहना ये है कि हमारे को दृष्टि को बदलना होगा। हम ये ना माने कि शराब पीते तो बीमारी होती है, या तंबाकू नहीं खाते तो हम ठीक रहेंगे। कारण और भी हैं। और चौथा जो है नॉन वेजिटेरियन, तो इसमें हमने देखा कि करीब करीब 50-50% है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीमारी के कारण और भी हैं, ऐसा नहीं कि जेनेटिक ही है, या अल्कोहल है, या टोबैको है, या शाकाहारी और मांसाहारी। अब इन मरीजों के बाद हमने देखा कि ये डरे हुए लोग हैं, ये खा नहीं पाते हैं, इनका घी दूध पनीर बंद है, और हम जो दवा दे रहे हैं वो दवा दे रहे हैं पारे तांबे से बनी हुई। ये एक रस औषधि है, छोटी सी मात्रा है, 1 रत्ती आधी रत्ती इसके ऊपर खुराक सी होती है। तब घर में खाते हैं तो उनको डर लगता है, तो हमने इसका एक तरीका बनाया और मरीजों को, और इसीलिए जब शुरू में हम लेते थे हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, तो इन 965 मरीजों में 24 मरीज ऐसे थे जिन्होंने दवा ली पर खाई नहीं। उनको डर लगा कि हम मलाई खाएंगे, मक्खन खाएंगे तो क्या होगा। परंतु धीरे धीरे हमने फैसिलिटी डेवलप की, और जब से हमने अपने यहाँ पहली डोज करानी शुरू किया, रक्त इलाज शुरू किया, अब इस कैटेगरी के लोग खत्म हो गए हैं कि जो दवा लेके दवा शुरू नहीं करते। वो ओपीडी बेसिस पे ऐसा होता था। और 132 मरीज हमारा इलाज है करीब 1 साल का। 132 लोगों ने इलाज कतिपय कारणों से बीच में छोड़ दिया, किसी ने 15 दिन में, किसी 7 दिन में, क्योंकि ये कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, ये हमारी प्रैक्टिस है। परंतु करीब 462 लोगों ने इस इलाज का कंप्लीट किया है, और 318 लोग आज बीमार इस दवा को खा रहे हैं।
तो इन 462 में जिन लोगों ने इलाज पूरा किया है उसमें करीब 17 लोग ऐसे हैं, 17 लोग जिनको फ़ायदा नहीं हुआ या तो उनकी मृत्यु हो गई। उसमें वो केस भी जिनका इलाज कुल 5 दिन हुआ। ग्रेड 3 उनको एडिमा था, पूरे में था, पर वो आ गए। तो परंतु जो सक्सेस रेट है वो नियरली 98% उन लोगों में है जिन्होंने 1 साल का इलाज पूरा किया है। और ये जो पेनक्रेटाइटिस के पेशेंट हमारे पास आए हैं जो ब्रॉडली क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस में करे गए हैं, वो भी 17 कैटेगरी में, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पेनक्रेटाइटिस, एक्यूट रिकरिंग पेनक्रेटाइटिस, एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पेनक्रेटाइटिस सीडोसिस्ट, और इसी तरह क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस सीडोसिस्ट विद ऐसे करके करीब 17 टाइप के पेनक्रेटाइटिस हमारे पास आए हैं। और हमें ये कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि इनमें से केवल वो लोग जिनकी सीडोसिस्ट मोर देन 7 सेंटीमीटर से बड़ी है या जिनका बिलिरुबिन मोर देन 9 है, उनके अलावा सभी मरीजों में एक रूपता दिखाई देती है, या जिनके अंदर ग्रेड 3 वो एडिमा है या उनको मॉडरेट एसाइटिस हो चुकी है, बार बार टैपिंग कर रही है, उनके अलावा करीब सभी मरीजों में फ़ायदा होता है। अब ये तो हमारा हो गया कंटिन्यू टू प्रैक्टिस। हमने एक बीमारी को पकड़ा पेनक्रेटाइटिस, जिसमें डायग्नोज करने के लिए हम मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेते हैं, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में। और आज जो हमारे पास पेशेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा मरीज जो आए हैं वो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी हैदराबाद में है। ये एक ऐसा सेंटर है जिसके बारे में माना जाता है कि देश का ये सबसे प्रमाणिक सेंटर है। तो ज़्यादातर मरीज वहाँ पर जाए हैं, आते हैं, तो इनके डायग्नोसिस के कुछ नहीं। दूसरे वेदांता, गंगाराम हॉस्पिटल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, तो ये टॉप के जो 5-10 हॉस्पिटल हैं, ज़्यादातर मरीज वहीं के हैं। हमारा काम बहुत आसान है क्योंकि हम डायग्नोज नहीं करते, और डायग्नोज करने के बाद जो कि अब हम एक दवा दे रहे हैं, जो दवा हमको एक इत्तेफाकन स्वर्गीय वैद्य प्रकाश जी के द्वारा कारनामों से मिला, और हमने उस दवा को बनाया, इलाज कर लिया। आज मेरा बेटा दवा बनाता है, मेरी बेटी और कुछ वैज्ञानिक लोग मिल के हम एक टीम के द्वारा, जिसे हम टीम पड़ाव कहते हैं, इससे हम चिकित्सा करते हैं। तो ये तो हमें मिल गया, आगे क्या? आगे भी है, क्या जरूरी है? क्योंकि इस दवा के पीछे जब लगातार कुछ हो रहा है तो कोई साइंस है। इस साइंस को कैसे समझा जाए, तो हमने प्रयास किया, भारत सरकार से सहयोग लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिस को भी कांटेक्ट किया, और सरकार ने एक कमेटी भी बनाई जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर भी आए। हमने उनको 400 ठीक हुए मरीजों का डेटा भी दिया, कुछ मरीज पेश भी। उन्होंने देखा बाहर और कहा कि साहब दवा तो है, पर इसके ऊपर इसकी एनालिसिस होनी चाहिए, इसकी सेफ्टी होनी चाहिए, इसकी एफिकेसी होनी चाहिए। तो एडवाइस तो दे दी, पर करा कुछ नहीं करा। ये बोला बस कि साहब इसका पेटेंट राइट सरकार को दे दीजिए और इसके आगे की रिसर्च के पैसे आप दे दीजिए। तो भाई लोगों, अगर मेरे पैसे होते, अगर मेरे पास सब कुछ होता तो मैं सरकार के पास क्या था। परंतु हमारे देश में अनुसंधान कैसे होते हैं, आविष्कार कैसे होते हैं, आप सभी को खूब अच्छी तरह मालूम है। परंतु मैं एक जीवटकार हूँ, मेरे पिताजी पुरुषार्थी थे, एक गुरु की कृपा से ये चिकित्सा मिली है। हमने भी ठान लिया कि नहीं, जब ईश्वर ने हमको ये ज्ञान दिया है तो हम छोटे सही पर एफर्ट तो करेंगे। और लोग मिले तो हमें सबसे पहले जानना था कि दवा बन क्या जाती है। हम डालते हैं तांबा, हम डालते हैं पारा, डालते हैं गंधक, फिर ये बनी क्या? तो इसके लिए जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा होगा जिसमें साइड इफेक्ट क्यों नहीं है, ये काम क्यों कर रही है। तो करते करते हमको मिला देश का एक बहुत बड़ा सेंटर, जो कि देश में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक पैदा करता है, जिसकी क्रेडिबिलिटी सबसे ज़्यादा की तारीख में, उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बेंगलोर का ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेटेंट होते हैं, सबसे पेपर पब्लिश होते हैं, और जहाँ पर इनऑर्गेनिक फिजिकल के प्रोफेसर थे। उन्होंने मेरी बातों को सुना और उन्होंने कहा वैद्य जी, हम आपको इस काम में सहयोग देंगे, पर देखिए हमारा नॉर्म्स है, हम फ्री में नहीं कर सकते। तो उन्होंने करीब 68 लाख रुपए की प्रोजेक्ट हमको दी, और इस 68 लाख को हमने भारत की जनता से चंदा मांगा।
उधर से मांगा, कुछ मरीजों ने, कुछ उनके तीमारदारों ने, और कुछ जो थोड़ा बहुत बच गया अपने पैसे से हमने इसकी एनालिसिस की और हमने देखा कि शुरू की जो दवा है, जो पारातांबा है, उसकी एक्सआरडी नॉन डिस्ट्रक्टिव जो मेथोडोलॉजी की एक्सआरडी तो पता चला धीरे धीरे जो पुट लगा रहे हैं इसके अंदर जो फ्री मेटल है, मरकरी है, कॉपर है, सल्फर है, वो गायब हो रहे हैं और मिनरल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में टॉक्सिक है, क्लोरीन भी टॉक्सिक है। पर वही सोडियम क्लोरीन जब एक आइसोमर पे आपस में मिल जाता है तो मरते हुए मरीज को सेलाइन चलाने के बाद ठीक कर देता है। तो इसमें 3 साल के अंदर जो चेंजेस आए वो हमने देखे और एक नहीं, 2 नहीं, 3 बैच बनाए गए, क्योंकि WHO कहता है कि अगर आपको कोई भी दवा डेवलप करनी है तो इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी, बार बार वही दवा बने, वो आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो ये एक्सरसाइज करी गई और 3 साल के अंदर, और इसमें हमें आंशिक रूप से भारत, हमारे राज्य सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने करीब 48 लाख रुपए की सहायता दी जिसे बनाने में, और इसके बाद जो 68 लाख रुपया था वो हमें जनता ने सहयोग किया। तो आज हमारे पास इसका फार्मूला तैयार है। तीनों बैचों के जो हमारी एनालिसिस आई, उसको जो देश की जो पेटेंट बॉडी है उसके साथ पेटेंट किया गया है और एक फार्मूला हमारे पास तैयार है। हम कह सकते हैं कि तांबा पारा गंधक के योग से बनी हुई दवाई में ये मिनरल का कंपोजिशन है, और ये अगर आप देखेंगे तो मेरे PPT है जो YouTube पे भी है, उसमें वो स्लाइड आपको मिल जाएगी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी के बाद एक आती है सेफ्टी। ठीक है, हमें साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते, परंतु विज्ञान प्रमाणों पे चलता है। तो इसके लिए मैसूर में एक इंटरनेशनली एक्रीडेटेड और की वैज्ञानिक समितियों से एक्रीडेटेड एक CRO है, उन्होंने OECD गाइडलाइन के आधार पर इसकी एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी की, जो कि 4 दिन की होती है, 15 दिन की होती है और 180 दिन की होती है, और 180 दिन के बाद 30 दिन तक कोई दवा नहीं दी जाती, वो होती है। तो इसमें जो स्टडीज हुई हैं जो कि आधुनिक पैरामीटर के हिसाब से हैं, उसमें देखा गया है कि अप टू 10 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल डोज इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो इट इज सेफ। अब आपके पास क्या हो गया, एक तो क्लिनिकल एफिकेसी जो कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्टडी है, एक्सपीरियंस बेस्ड है, परंतु आपके पास इसकी केमिस्ट्री है, इसकी सेफ्टी है। अब इसमें एफिकेसी भी तो देखें, तो विज्ञान का युग है। जैसे आज आयुर्वेद को परखा ही तो जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है कि साहब आयुर्वेद है, परंतु आयुर्वेद को मॉडर्न पैरामीटर्स पर रखना बहुत जरूरी है, उसका साक्ष्य आएगा तभी काम होगा। तो जिधर हम मरीजों का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 33EC ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट मुझे परमिट करता है कि मैं कोई भी दवा बना के उन मरीजों को दे सकता हूँ जो इन मरीजों को ले सकते हैं। तो वो तो एक लीगल रेगुलेशन, परंतु मुझे कैसे पता चलेगा कि काम करती है? तो हमने विज्ञान में एक मॉडल है जिसमें L-आर्जिनिन दे के चूहों में पैंक्रेटाइटिस पैदा कराई जा सकती है, ऐसा मॉडल है। तो उसी संस्थान ने जिसने सेफ्टी स्टडी की थी, उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसमें चूहों को L-आर्जिनिन दे के पैंक्रेटाइटिस पैदा की गई और इसमें आयुर्वेदिक दवा डिफरेंट डोजेज में दी गई और इसके सापेक्ष मिथाइल प्रेडनिसोलोन जो कि स्टेरॉइड है और एंटी इन्फ्लेमेटरी वो दिया गया। और 21 दिन के स्टडी के बाद पता चला कि जो मिथाइल प्रेडनिसोलोन रूल था उस पर 14 दिन के बाद रोकना पड़ा, क्योंकि उसमें फ़ायदा तो हुआ पर सब चूहे मर गया क्योंकि वो टॉक्सिक थे। परंतु आयुर्वेदिक दवाई में 1 डोज से कम पे और 1 डोज से ज़्यादा पे ये दवा काम नहीं करी, पर पर्टिकुलर डोज पर ये दवा ने सिग्निफिकेंटली स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली पैंक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज दिखाई। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि एक तरफ मैं क्लिनिकल एक्सपीरियंस को देख रहा था अपने पिताजी को और अपने को, पर अब विज्ञान का स्नातक होने के नाते मुझे हिस्टोपैथोलॉजी देखने को मिली कि इसमें वाकई में पैंक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी देख रही है। परंतु विज्ञान का जो दिमाग होता है वो संदेह का दिमाग होता है, वो शक का दिमाग होता है। तो शक हुआ कि खैर वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 8-10 लाख रुपए तो लगे हैं, फिर से करते हैं इसको। और हमने फिर एक स्टडी कराई उसी संस्थान में, और उसी संस्थान में दूसरी स्टडी जो कराई तब पता चला कि जो पिछले रिजल्ट आए थे वो बिल्कुल ठीक थे, और अब हमको उसकी रेंज के बारे में और क्लियर हो गया कि इसी रेंज में दवा फायदा करती है। शुरू के जो मरीज थे उनमें मैंने लिवर टॉक्सिसिटी होती देखी थी और दवा बंद होने के बाद उसे ठीक होते हुए देखा था। परंतु जब से ये डोज आई है तब से हमारे टॉक्सिक इफेक्ट ऑलमोस्ट नील हो गया।
तो ये इसके अमल के पीछे एक कहानी आई है कि आज हम 3 to 4 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ये दवा खिलाते हैं दिन में 3 बार। और पहली डोज ही मलाई या मक्खन के साथ खिलाई जाती है। मरीज को पनीर खिलाया जाता है, फुल फैट दही खिलाई जाती है, खीर, और वो भी सब खाने जो कि एलोपैथी में मना कर दिए जाते हैं, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो। इस दवा को खाने से मरीजों को फ़ायदा होता है। तो हमने 3 साइंस पैदा की है, एक तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी, एक सेफ्टी, एक एफिकेसी, और अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को तो हम कर ही रहे हैं, परंतु इतना बहुत नहीं है। हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है कि तांबा धातु जो आयुर्वेद के रस शास्त्र में चिकित्सा के लिए लिखा गया है, दुनिया में कहीं भी नहीं जाना जाता कि तांबे से बीमारियाँ ठीक होती हैं, छोटी मोटी नहीं है, परंतु यहाँ तो एक जानलेवा बीमारी को बता रही है। और आज कोविड के ज़माने में भी एक नया फैक्ट आया है कि अगर तांबे के बर्तन पर कोविड का वायरस आया तो 4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, जबकि स्टेनलेस स्टील में 3 दिन रहेगा, लकड़ी पर 1 दिन रहेगा, प्लास्टिक पर भी 1 दिन रहेगा। तांबा एक विलक्षण धातु है, तो क्यों ना हम रस शास्त्र में वर्णित इस तांबे धातु के ज्ञान को विज्ञान के साथ जोड़कर एक आविष्कार के तौर पर दुनिया से पैदा क्यों ना करें। कहना तो बहुत आसान है, सब लोग बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इनोवेशन की बात बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी बोलते हैं, हमारे वैज्ञानिक सभी लोग बोलते हैं, पर जब करने की बात आती है तो देश में आविष्कार का मोल नहीं है। हम आविष्कार के मामले में जरूर जीरो के बाद जीरो ही हैं, क्योंकि यहाँ के हर गोविंद खुराना को बाहर जाके मिलता है, तो जितने भी लोगों को नोबेल प्राइज़ मिलता है बाहर ही मिलता है। तो ये जो कॉपर के द्वारा पैनक्रेटाइटिस को ठीक करने का हमारा है, हमको मालूम है कि अगर इसको हम सिस्टमेटिक तौर पर कर पाएंगे तो ये भारत के लिए एक मिशन नोबेल प्राइज़ भी हो सकता है। तो हम प्रयत्नशील हैं। अब हमारा अगला स्टेप है, इसका है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। वैद्य बालेंद्र प्रकाश 2 लाख मरीजों का इलाज कर सकता है, 90% को ठीक कर सकता है, परंतु विज्ञान की दृष्टि में उसका कोई महत्व नहीं है जब तक एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं किया गया। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के जो बायोस्टैटिशियन है, एक बहुत बड़ी कंपनी के बायोस्टैटिशियन है, इनका एक सैंपल साइज हमको दिया है, और राजस्थान के एक बहुत बड़े गैस्ट्रोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में हमारी ऑलमोस्ट तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। और जिस दिन ये लॉकआउट हुआ है उससे 2 दिन पहले ही मेरी बेटी वहाँ से लौटी, सब चीज़ें तैयार थी और इसके लिए फंडिंग भी तैयार थी। ये भी पब्लिक फंडिंग से होगा, सरकारी फंडिंग से हम इतने अभी भाग्यशाली नहीं हैं कि सब कुछ होते हुए भी, बहुत बड़ा आयुष मंत्रालय होते हुए भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होते हुए भी, जब हम आविष्कार की बात करते हैं तो रुकावटें यहाँ पर कार्य करने वाले मनुष्य पुरुष सुख दुख की परवाह नहीं करते। ये गुरु का उपदेश है। हम साधनहीन जरूर हो सकते हैं, परंतु हम साधना भी नहीं है, हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। तो हम इस रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को बहुत जल्दी शुरू करेंगे, और जैसे ही हमें ये अनुमतियाँ शुरू होंगी और इसके द्वारा हमारी प्रूफ ऑफ एफिकेसी पैदा होगी, अभी तक जो है हम कहेंगे यस, ऐसा देखा गया है कि आयुर्वेदिक दवा से लेने वाले मरीजों में एक प्राइमा फेशी एविडेंस पैदा हुआ है कि ये मरीज ठीक होती है। और इसके लिए हमने एक 25 बेडेड हॉस्पिटल की फैसिलिटी ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर, जो कि नैनीताल जाने से पहले यूपी और नैनीताल जिले के बीच में पड़ता है, वहाँ पर एक रुद्रपुर तहसील है, गदरपुर तहसील है। तो गदरपुर तहसील के रतनपुरा गांव में 2 एकड़ क्षेत्र में 25 बेडेड हमने फैसिलिटी की है, जिसमें मरीज को कम से कम 21 दिन रखा जाता है, और अगर किसी की स्थिति गंभीर होती है तो उसको लंबा भी रखा जाता है। हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी मरीज मृत प्राय हमारे पास आए हैं उनको हम पुनः इस रस शास्त्र की औषधियों से जो जीवनदायिनी है उनसे जीवन देने के बाद उनको घर पर भेजें और फिर वो अपना इलाज करते रहें। तो इसी कड़ी में जब मैं अपना संबोधन खत्म करने वाला हूँ, मेरा एक पंच लाइन है कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सारा ज्ञानी प्रमाण है। रिसर्च पेपर एक तरफ, किताबें एक तरफ, किसी का कहना एक तरफ, सबसे बड़ा प्रमाण। और चिकित्सा का सबसे बड़ा प्रमाण कौन है? चिकित्सा प्राप्त व्यक्ति। तो चिकित्सा प्राप्त व्यक्ति और उसके परिवारजनी सबसे बड़े प्रमाण है। तो नॉलेज इज एविडेंस, एविडेंस इज नॉलेज। तो मैं आपका परिचय कराता हूँ। मेरा नाम विकास कुमार है। विकास कुमार, मैं विकास कुमार जी से परिचय कराता हूँ। इनके भाई हैं 32 साल के हैं, इनके भाई हैं जो दिल्ली निवासी हैं। इनको 18 मार्च को एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैनक्रेटाइटिस, एक्यूट माने अचानक हुआ, नेक्रोटाइजिंग मीन्स
पेनक्रियास डैमेज हो गया, नेक्रोसिस शुरू हो गई और सीटी स्कैन के द्वारा इनका डायग्नोज हुआ। इनको सबसे पहले जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली में ले गए और क्योंकि इसी बीच में कोविड की शुरुआत हो गई थी तो कोविड होते ही वो हॉस्पिटल बंद हुआ, इनको वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि जीटीबी में कोविड के मरीजों के लिए सरकार ने खाली कराया। फिर धन्वंतरी हॉस्पिटल गाजियाबाद, फिर कैलाश हॉस्पिटल नोएडा और फिर शुभारती हॉस्पिटल मेरठ 18 मार्च तक ये वहाँ तक रहे और 18 मार्च से लेके 1 महीने तक करीब ये इधर अस्पतालों में गए और एक ही अटैक था। उस अटैक में हालत ऐसी हो गई थी कि इनको यूरिन ब्लड में भी आ रहा था, नाक से भी ब्लीडिंग हो रही थी, पेट में दर्द था, भूख प्यास बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, सांस फूला हुआ था, पैरों में सूजन थी, थकावट थी और कोई नींद नहीं थी। हर तरीके से ये लाचार थे और इस लाचारी अवस्था में जब ये अपने आप ही बताएंगे कि इनके साथ मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, आर्थिक तौर से क्या भी थी। और 20 अप्रैल को इनको लॉकडाउन पीरियड में, जबकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना मना था, ये एम्बुलेंस में अपने मृत भाई को लेकर यहाँ पर आए हैं। आज इनके 25 दिन पूरे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि विकास जी अपनी ज़बानी थोड़ा बताएं आज के जो हमारे दर्शक हैं, कि क्योंकि आपसे बड़ा प्रमाण कोई नहीं हो सकता। नमस्कार, मेरा नाम विकास है, मैं लोनी गाजियाबाद से हूँ। मेरा भाई रोहित, जिसकी एज 32 है, उसको अचानक से दर्द हुआ 18 मार्च को 2020 में। फिर हम उसको दर्द होने के बाद जीटीबी हॉस्पिटल दिल्ली शाहदरा में वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे उसको कंटिन्यू 11 घंटे तक दर्द होता रहा। फिर उन्होंने पेन किलर वगैरह दिए, फिर भी दर्द कम नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने अगले दिन उनका ट्रीटमेंट वगैरह जो था, चेकअप वगैरह करे, उनकी रिपोर्टें आई तो उसमें पेनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम निकली। उसके बाद कोविड की प्रॉब्लम की होने की वजह से वहाँ से 5 दिन बाद हमें डिस्चार्ज कर दिया गया और हम घर पे आ गए। घर पे आने के बाद पेन बराबर होता रहा जी। उसके बाद फिर हम 2 घंटे बाद फिर वापस हॉस्पिटल में चले गए, घर के नज़दीक में प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे 15 दिन तक वहाँ पे हम रहे और उसके बाद भी उनको दर्द ख़त्म नहीं हुआ। कभी कम हो जाता, कभी ज़्यादा था, लेकिन खाना पीना में बिल्कुल बंद हो चुका था। फिर हमने मेरठ में एडमिट कराया हम लोग शुभारती हॉस्पिटल में। 15 दिन तक वहाँ पे रहे, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे भी दर्द उनका कंटिन्यू ऐसे ही रहा और भूख प्यास बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। वेट उनका कम हो रहा था, कंटिन्यू उल्टियाँ हो रही थी। और उसके बाद उन्होंने हमसे मना कर दी कि भाई हम इनको यहाँ नहीं रख सकते हैं और ना ही इस चीज़ का इलाज हमारे पास है। उसके बाद हम उन्हें नोएडा लेके गए कैलाश हॉस्पिटल में। वहाँ पे हम रात को पहुँचे 2 बजे। उन्होंने हमसे 1 लाख रुपए डोनेशन की जमा कराए वहाँ पे और उनका ट्रीटमेंट चालू कर दिया। आईसीयू में भर्ती करा दिया गया। उन्होंने बोला इनके अंदर कुछ भी नहीं है, बाकी फिर भी हम एडमिशन इनका ले लेते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने हमसे 70,000 रुपये की मेडिसिन मंगाई। मेडिसिन मंगाने के बाद हम वहाँ से सुबह उनसे बात हुई तो उन्होंने हमारे से बताया कि 4 हफ्ते तक इनको एडमिट रखना पड़ेगा और उसके बाद भी हम कह नहीं सकते कि आपका पेशेंट ठीक होएगा या नहीं होएगा। फिर हमने वहाँ से डिस्चार्ज करा के वापस मेरठ चले गए। वहाँ पे रोकथाम के लिए उनका ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर 20 अप्रैल को हमने वहाँ से डिस्चार्ज कराया। हमारे एक बबलू भाई है मेरठ में, गाँव जंगेटी से, जिन्होंने हमें यहाँ का पता बताया वैद्य जी का। हम वैद्य जी के पास आए 20 अप्रैल को। वैद्य जी ने आके हमारे से भाई को देखा तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। ना ही वो उठ पा रहा था और ना ही वो बैठ पा रहा था। बिल्कुल पेन उसके कंटिन्यू था और ब्लड कंटिन्यू जा रहा था नाक से भी और यूरिन से भी। फिर वैद्य जी ने उनको एडमिट किया। मैं वैद्य जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने उसका एडमिशन लिया और आज 25 दिन हमें पूरे हुए हैं। मेरे भाई को बहुत ज़्यादा आराम मिला है। हमारी बहुत ही आशा टूट चुकी थी और वैद्य जी के पास आकर हमें एक अच्छी जागरूकता मिली है और हमें बढ़िया ट्रीटमेंट मिला। मैं वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। आज बड़ी प्रसन्नता है कि जो सारी दुनिया बंद है कोविड-19 में, वो जीवन बचाने के लिए। तो कोविड-19 आज एक बीमारी हो गई तो लोग सोचते हैं इसके अलावा और कोई बीमारी नहीं होती। आज पेनक्रियाटाइटिस से दुनिया में करीब 2.5 लाख मौत हर साल होती है। तो ये भी एक बीमारी है जो लाइलाज है और लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी एक दवा है
जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं। तो उस एंजाइम्स को बनाने वाली एक दुनिया की विदेशी कंपनी है। अभी कुछ साल पहले तक उसकी सेल थी 5,000 करोड़ रुपये सालाना। परंतु बीमारी इतनी बढ़ गई है कि उस दवा की जो आज की तारीख में सेल है वो करीब 45,000 करोड़ रुपया है। 45,000 करोड़ रुपये की दवा एक बीमारी की जो कि ठीक नहीं होती है। जैसा कि अभी आपने विकास जी ने बताया कि इनके भाई को वो फायदा नहीं करती, बार बार उससे लगती है। और 45,000 करोड़ ही नहीं, उसकी जो प्रेडिक्शन है वो है 7.7%। आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं स्वावलंबन की और आत्मनिर्भर की, तो देखिए है ना, एक हमारे पास एक मौका है कि हम इस दवा को वैज्ञानिक रूप से विकास करके, आप जो लोग सुन रहे हैं, तो आप लोगों से मेरी दरखास्त है कि उसी मंत्र के तहत जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि स्वावलंबन बनो, आत्मनिर्भर बनो, तो ये 45,000 करोड़, और जब भारत में बीमारी सबसे ज़्यादा है तो आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा है। विकास जी ने आपको ये तो बताया कि एलोपैथी में कितना खर्चा हुआ, 4-5 लाख रुपया खर्चा हो गया। 4-5 लाख रुपया एक महीने में खर्चा हुआ, जिससे बीमारी क्या हुआ कि इलाज किया, मर्ज बढ़ गया। पर इन्होंने ये नहीं बताया कि आयुर्वेदिक इलाज में कितना खर्चा हुआ। तो ये इनके भाई और एक इनके मित्र, 3 लोग यहाँ पर हैं। हम लोग इसका इलाज एक पैकेज के तहत पे करते हैं। उसमें इनका जो पैकेज है वो करीब 3,53,000 रुपये का साल भर का, जिसमें एक इनके जो अटेंडेंट हैं, इनका अटेंडेंट है, सब चीज़ हम देखते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में परिचारक की भी है। तो कई लोग मेरे को बोलते हैं कि वैद्य जी, यूट्यूब पे आप कमेंट पढ़ेंगे कि भगवान है वैद्य जी, पर पैसे बहुत लेते हैं। ये दवा 3 साल में तैयार होती है। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि वैद्य जी आप पैसे नहीं लेते। दोनों अपनी बातों में ठीक है। पैसे का महंगा और सस्ता इसकी है कि किसकी जेब में पैसे नहीं है। हिंदुस्तान की आम जनता के लिए 3,53,000 बहुत है। इनके लिए भी 5 लाख रुपए बहुत है। इनकी शक्ल नहीं लगती कि ये 5 लाख रुपये एक महीने में बीमारी पर खर्चा कर सकते हैं, पर किया, मजबूरी में किया। पर यहाँ पर 1 साल में ठीक होता है। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि मैं पैनक्रियाटाइटिस का इलाज ठीक करता हूँ, ये मेरा पेशा है। परंतु मैं उतना ही लेता हूँ जितना कि मधुमक्खी किसी फूल में से लेती है शहद। वो जब शहद निकालती है तो मधुमक्खी फूल को ख़त्म नहीं करती है। मैं भी अपने दवाओं को बना सकूँ। दवा को बनाना 3-3 साल का है, बहुत पैसा लगता है। उसमें ज़मीन खरीदते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, लकड़ी खरीदते हैं, सब चीज़ें चलती हैं। तो उस दवा को बना सकूँ। फिर जब चिकित्सा में हम 24 घंटे, हमारी जो टीम है, ऐसी सेवा जो हमारी टीम करती है, वो कई बार लोगों को अपने घर में भी नहीं मिलती। तो हम 24 घंटे तत्पर तौर से रहते हैं और कोशिश रहती है कि लोग ठीक हों। हमारे को सबसे बड़ा इनाम जो मिलता है, जहाँ आज इनके भाई को जो जीवन दान मिला है, तो जीवन दान देने का काम भगवान को है। तो जब ईश्वर ने हमें जीवन दान देने की ताकत दी है, तो हमसे बड़ा रईस कोई नहीं है। कागज़ के टुकड़े हमारे उसको कंपनसेट नहीं कर सकते, परंतु व्यापार है, इसमें कोई भी आदमी बगैर धन के नहीं जीता है। तो इनका इलाज जितना 1 महीने में हुआ, उससे भी कम में इनका साल भर का इलाज होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल, 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद हम इनके भाई को दिखाते रहेंगे। और मैं तो शायद ना रहूं, पर इनके भाई की बच्चों की शादी में मेरे बच्चे जो कि दूसरी पीढ़ी के हैं या मेरे जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो इसमें ज़रूर शामिल होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे इस वेबिनार को, जो कि कोविड-19 जन्य एक वेबिनार है, क्योंकि आज दुनिया को स्थानीय होना पड़ा है, हम हिल नहीं पा रहे हैं, परंतु आज हमारी पहुंच ज़्यादा हो गई है। तो एक तकनीकी का है, आपने मेरे को सुना। और अगर इसमें आपको कोई भी संदेह है, शंका है, कोई सवाल है, तो आप YouTube पर भी कमेंट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है आयुर्वेदा पैनक्रियाटाइटिस क्लिनिक, उसके ऊपर जा सकते हैं। फेसबुक पेज है आयुर्वेदा पैनक्रियाटाइटिस क्लिनिक, उस पर जा सकते हैं। और एक हमारे नंबर है, जब आप जाएंगे तो ऑफिस नंबर है, जिस पर कि आप जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुना तो नहीं आज?